हेलो फ्रेंड्स। आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो कि संसद से संबंधित हैं। संसद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आज हम समझेंगे और इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो है सीखेंगे कि उन प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे और उन प्रश्नों का जो है क्या जवाब होगा। और ये जो संसद का टॉपिक है काफ़ी जटिल या हम कह लें काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक होता है जिसको हम क्लियरली समझेंगे। तो जो है आपसे हम एक अनुरोध करेंगे कि आप अंत तक इसको जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद अर्थात पार्लियामेंट। संसद अर्थात पार्लियामेंट। तो इससे पहले भी बताया गया है कि संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला, इसमें प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और इसमें लोकसभा होता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर के संसद हमारी बनी होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो संसद के बारे में पढ़ने से पहले हम इसमें ये देखें कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं और 3 अंगों में पहला अंग होता है कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, इसी प्रकार से अनुच्छेद 62 तक आपने जो भी देखा है वो सब राष्ट्रपति से संबंधित था। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ होंगी। ये सब आप देख चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में जो है सब बताया जा चुका है। आप एक बार जो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार विजिट करेंगे उन वीडियोज़ पर। तो राष्ट्रपति हो गया जिसको हम देख चुके हैं। अब उसके बाद हमारा आता है राज्यसभा। राज्यसभा को ही जो है उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का वर्णन कहाँ पर मिलेगा आपको? अनुच्छेद 80 में मिलेगा। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है। और उसके बाद आता है लोकसभा। ये तीसरा जो है इसका पार्ट होता है संसद का। लोकसभा का वर्णन है जो वो अनुच्छेद 81 में मिलेगा। तो लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी सीटें होती हैं, इन सभी चीज़ों पर हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ और तथ्य देख लें संसद से संबंधित। तो संसद से संबंधित ये बताया गया है कि भारत की पहली निर्वाचित संसद 6 मई 1952 को गठित की गई थी और संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। अर्थात ये दोनों घटनाएं एक ही माह में घटी। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है निर्वाचित संसद। निर्वाचित संसद का मतलब ये है कि 1947 में आज़ादी के बाद जो भी हमारी अंतरिम सरकार थी उस अंतरिम सरकार में जो भी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनाए गए थे वो सदस्य निर्वाचित नहीं थे। वे वही सदस्य थे जो सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। जो सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे वही सदस्य जो है अंतरिम सरकार में जो है संसद का रूप ले लेते हैं। अर्थात संविधान सभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसी में से संसद के सदस्य बनाए जाते हैं। और पहली बार जो संसद जो निर्वाचित होती है वो 1952 में निर्वाचित होती है और जिसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो आपको सिर्फ इस जो है फैक्ट को याद रखना है कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। तो अब हमारा पहला फैक्ट आता है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में कुल 552 सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में 545 सीटें ही हैं। वर्तमान समय में जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव के आधार पर 545 सीटें जो लोकसभा में हैं वो इसमें भरी हुई हैं या 545 सदस्य ही लोकसभा के वर्तमान में है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि लोकसभा में बताया गया है कि 552 सीटें अधिकतम हो सकती हैं। तो ये अभी तक ठीक था। वर्तमान समय में ये 552 ही इसका आंसर होगा। लेकिन अब जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा या निर्वाचन होगा वहाँ पर ये 552 ना रह करके 550 हो जाएगा। अब 550 क्यों हो जाएगा ये भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। 552 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो हमारे 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं तो 545 में 543 प्लस में 2, 543 पर जो है निर्वाचन होता है। बाकी जो 2 सीटें बचती हैं
इन 2 सीटों पर राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था या मनोनीत करता था, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है, एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो 2020 में एक संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म किया जा चुका है, जो अनुच्छेद 331 में दिया होता था। तो एंग्लो इंडियन के सदस्य अब अगले जब भी निर्वाचन होगा तो वहाँ एंग्लो इंडियन के सदस्य नहीं मनोनीत किए जाएंगे। तो वर्तमान समय के लिए यही सही है। वर्तमान समय में कुल सीटें 545 हैं, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि 530 हो सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो है वो 520 हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में अगर देखा जाए तो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के सिर्फ 13 प्रतिनिधि ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 530 राज्यों के हो गए और प्लस में 13 केंद्र शासित प्रदेशों के हो गए और प्लस में 2 जो हैं ये आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन हो जाएंगे। तो इनको सब मिलाएंगे आप तो 545 ही आपका बन जाएगा। तो 545 सदस्य जो है वर्तमान समय में हमारी लोकसभा में हैं। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। साधारणतया ये 5 वर्ष तक काम करेंगे। इनको जो है कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो जो लोकसभा होगी वो किस आधार पर भंग होगी, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे भंग करेंगे। लोकसभा जो है इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करेंगे। तो ये तो खैर भंग करने वाली बात हो जाती है। बाकी अगर साधारणतया पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट जो हमारा तथ्य दिया गया है वो कहा गया है कि जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि ये सदन जो है ये हर 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाता है। लोकसभा जो है ये हर 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाता है, अर्थात हर 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा आती है। हर 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा आती है। जबकि अभी जब आप आगे देखेंगे राज्यसभा, तो राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कभी भी विघटित नहीं होता है। अर्थात राज्यसभा हमेशा जो है उसके सदस्य रहते हैं। बस होता क्या है कि उसमें हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अभी लोकसभा देख लें। तो लोकसभा अस्थायी सदन होता है। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। 25 वर्ष का कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने की बात आती है। तो ये व्यवहारिक तरीके से जो शपथ दिलाने का काम करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि ये जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति ही जो है लोकसभा के अध्यक्षों जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने इस अधिकार को जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का जो त्याग, मान लो कि वो जो है कार्यकाल के पहले ही अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो त्यागपत्र का एक जो है त्यागपत्र का भी एक जो है तरीका होता है कि त्यागपत्र के द्वारा वो अपना पद त्याग सकते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है, लोकसभा के सदस्य जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो लोकसभा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सभी हमने देख लिए हैं। और यहाँ पर एक नोट करके दिया गया वही बात जो अभी हम बता रहे थे कि 552 सीटें जो हैं इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, तो इसको 2020 में संविधान संशोधन के द्वारा हटाया जा चुका है, जो संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया था। तो अब यहाँ पर लोकसभा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सब आप देख लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं जो संसद का तीसरा अंग होता है राज्यसभा। राज्यसभा में देखेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। 250 सीटों में 12 सदस्य 250 सीटों में जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। इन क्षेत्र से आने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बाकी
250 हो सकती हैं। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि हैं कितनी, तो वर्तमान समय में 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के हैं। अब 245 में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से, तो बचते हैं 233। तो 233 जो है सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद ये दिया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब ये कभी न भंग होने वाला, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। आपने पिछले में भी देखा था कि लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। भंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका साधारणतः कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद या प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो 1/3 सदस्यों का ही निर्वाचन होगा। तो जैसे ही 1/3 हटे तो दूसरे 1/3 सदस्य निर्वाचित हो गए। तो कभी भी ये भंग नहीं होती इस प्रकार से। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष या हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम जो है राज्यसभा के सभापति महोदय करते हैं। अब सभापति महोदय कौन होते हैं? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो यही उपराष्ट्रपति दिलाते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता था? तो लोकसभा अध्यक्ष दिलाता था। वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि संसद से संबंधित अन्य तथ्य और संसद की शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं, संसद क्या क्या कर सकती है। तो वैसे तो शक्तियों के बारे में अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में सभी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 सूचियाँ बताई गई हैं। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में संघ कानून बनाता है, अर्थात केंद्र कानून बनाता है, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो उसी में से संघ सूची के कुछ प्रमुख विषयों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहली बात, संसद विधेयक की शुरुआत करती है, और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों की भी आवश्यकता होती है या उनकी सहमति ली जाती है। इसके अलावा संसद क्या क्या करेगी? तो जैसे किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, ये संसद का काम है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को कम करना है, या राज्य को जो है राज्य का पार्टीशन करके उसको 2 भागों में करना है, उसके टुकड़े करने हैं, या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है, तो ये सब काम संसद का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनकी सलाह ली जाती है, उनकी राय ली जाती है, जो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, संसद उसको माने या ना माने ये संसद पर डिपेंड करता है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका में जो है वो राज्यों की सहमति बाध्यकारी हो जाती है। अमेरिका में थोड़ा इसके विपरीत है कि जो राज्य होते हैं उनकी सहमति ऐसे मामलों में बाध्यकारी हो जाती है। मतलब जैसा राज्य कहेंगे वैसा ही संसद को करना होगा। इसके अलावा 3 सूचियों के अलावा एक और चौथी सूची होती है, जिसको आप अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो हमारे भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संघ को दी गई हैं। हमारे भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संघ को दी गई हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्यों को दी गई हैं। तो थोड़ा जो है अमेरिका का सिस्टम तनिक उल्टा पड़ता है, इससे विपरीत पड़ता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि कहीं प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए। तो ध्यान देंगे कि राज्यों के नाम और सीमा परिवर्तन में जो है संसद ही निर्णायक होती है, किंतु राज्यों की राय ली जाती है, और सिर्फ राय ली जाती है, वो बाध्यकारी नहीं होती। संसद माने ना माने ये उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, मान लो आपातकाल लगाना है तो इसका अनुमोदन कौन करेगा? तो इसका अनुमोदन संसद करेगी। तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद करती है। भारत की संचित निधि जो अनुच्छेद 266 में दर्शाई गई है, भारत की जो संचित निधि है इसका अनुमोदन संसद ही करती है। अर्थात अगर संचित निधि से
धन निकालना है तो उसका अनुमोदन संसद ही करेगी। और इसी में बजट आता है, बजट जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो संसद ही अनुमोदित करती है। उसी के आधार पर जो वित्त मंत्री होते हैं वो हर वर्ष के प्रथम सत्र में जो है बजट प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो शक्ति दी गई है वो कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संसद ही करती है। अर्थात नागरिकता जो विषय है ये संघ सूची का विषय है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी विषय हैं वो सब संसद के पास होते हैं। संसद ही इस पर जो है निर्णय लेती है, संसद ही निर्णायक होती है। इसके अलावा निवारक नज़रबंदी कानून, अब यहाँ पर निवारक नज़रबंदी कानून की बात की गई है तो आपको बता दिया जाए कि ये जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी में ही एक निवारक गिरफ्तारी होती है। और निवारक गिरफ्तारी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति पर अपराध करने के संशय होने के कारण उस व्यक्ति को जो है नज़रबंद कर दिया जाता है, या उसको अवरुद्ध कर लिया जाता है, या उसको जो है निवारक निरोध के अंतर्गत बंद कर दिया जाता है। तो ये कानून जो है ये संसद ही निर्धारित करती है। वर्तमान समय में हमारे भारत में 1980 का निवारक निरोध कानून जो है वो प्रभावी है। 1980 में जो आया था वो प्रभावी है। इसके अलावा अगला दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद ही करती है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये इसका निर्वाचक मंडल होता है जो इसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की दशा में यहाँ राज्यों का विधानमंडल नहीं होता है, सिर्फ संसद ही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है। संसद के सदस्य इसमें निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला विषय दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जिसको आप कैग कहेंगे, तो कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हो गया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, और केंद्र तथा राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये सब संसद की कार्यवाही के द्वारा ही हटाए जाते हैं। ये सभी जो है संसद की, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, और राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, और संघ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। इन सबको जो है संसद की कार्यवाही के द्वारा ही हटाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ मामलों में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। या इससे पहले भी बताया गया है कि भाई 3 विषय होते हैं, एक संघ सूची होता है, और एक राज्य सूची होता है, और एक समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे। फिर भी कुछ मामलों में कुछ राज्य सूची के विषय होते हैं जिन पर संघ कानून बना सकती है या संसद कानून बना सकती है। तो कौन कौन से विषय हैं तो उनको देखेंगे। तो पहला विषय जो आता है वो आता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, मान लो कोई विषय जो है वो राज्य सूची का है, लेकिन जो राज्यसभा है वो ये कह दे कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, वो ये कह दे कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। वो विषय भले ही राज्य सूची का हो, लेकिन ऐसा जो कानून होगा वो 1 वर्ष से अधिक वैध नहीं होगा। 1 वर्ष से अधिक वैध होने के लिए उसको फिर जो है राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित कराना होगा। तो 249 यही कहता है कि अगर राज्य सूची के किसी विषय को अगर जो है राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है तो उस पर राज्यसभा के कहने पर संसद कानून बना सकती है। फिर आता है 250। 250 कहता है कि राष्ट्रीय आपात मान लो लग गया है, तो राष्ट्रीय आपात के समय में संसद जो है वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। सीधी भाषा में कहें तो जब राष्ट्रीय आपात होगा तो राज्य सूची की जितनी भी विषय हैं वो सब संघ या संसद के अधीन हो जाती हैं। संसद ही उन पर कानून बनाएगी, वहाँ पर राज्यों का कोई महत्व नहीं होता है। इसके अलावा अब अगला बचता हमारा अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 भी जो है यही बात करता है कि राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिन पर
संघ कानून बना सकता है। तो वो कौन कौन से विषय होंगे, तो उसमें जो है एक 249 आप देख लिए हैं, 250 देख लिए हैं। अब 252 में क्या दिया गया है कि मान लो हमारे देश के दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें कि जो है कानून बनाने के लिए, तब जो है संसद कानून बना सकती है। तो ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्य सूची के विषयों को अ, राज्यों की शक्तियों से निकाल करके संघ की शक्तियों में जोड़ते हैं। तो 249, 250 और 252 इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब कानून बनाने की प्रक्रिया आती है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विधेयक जो होता है ये कानून का प्राथमिक रूप होता है। अर्थात विधेयक इसी को जो है हम अंग्रेजी में बिल कहते हैं। विधेयक जो होता है इसी को हम बिल कहते हैं। विधेयक जो होता है, तो कोई भी कानून बनने से पहले या लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास जाने से पहले या पारित होने के पहले, राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर से पहले वो विधेयक ही माना जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो विधेयक हैं, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक जो होता है, सरकारी विधेयक को सबसे पहली बात कोई मंत्री प्रस्तुत करेगा। सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रस्तुत करेगा, वो कोई मंत्री होगा, वो सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। सरकारी विधेयक को अगर प्रस्तुत करना है तो 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। वही इसमें लिखा है कि सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसको कोई मंत्री एक सप्ताह का मतलब वही 7 दिन की पूर्व अनुमति पर पेश करता है। सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले जो है 7 दिन पूर्व जो अनुमति लेनी पड़ती है या सूचना देनी पड़ती है, तो वो सरकारी विधेयक होता है। तो याद रखेंगे सरकारी विधेयक वही विधेयक है जो मंत्री पेश करें, जो मंत्रिपरिषद का या कोई सदस्य या मंत्री पेश करें, वही सरकारी विधेयक होता है। अब गैर सरकारी विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त कोई भी संसद का कोई भी सदस्य हो और वो मंत्रिपरिषद के का हिस्सा ना हो, तो वो अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करेगा तो गैर सरकारी विधेयक होगा। और गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले 1 माह पूर्व जो है 1 माह पूर्व की अनुमति पर पेश करता है या 1 माह पूर्व जो है सूचना देनी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सरकारी और गैर सरकारी विधेयक समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लें कि सरकारी विधेयक जो मंत्री प्रस्तुत करें और गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री के अलावा अन्य कोई भी सदस्य पेश करे, वो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट दिया गया है अच्छा इन्हीं विधेयकों को पारित करने के लिए भाई विधेयक को पारित करने के लिए पहले या तो लोकसभा जाएगा विधेयक, उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। या तो ये क्रम हो सकता है या पहले राज्यसभा जाए, उसके बाद लोकसभा जाए, फिर राष्ट्रपति के पास जाए। कुछ विधेयक होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में आते हैं, जैसे कि धन विधेयक है तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक के संदर्भ में जो राज्यसभा होती है इसकी शक्ति शून्य होती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, बाकी उसको ना रोक सकती है ना उसमें संशोधन कर सकती है। तो यही बताया गया है। और यहाँ पर बात की गई है संयुक्त अधिवेशन की। तो संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो संयुक्त अधिवेशन वह अधिवेशन होता है जिसमें संसद के दोनों सदस्य एक साथ बैठ करके किसी विधेयक पर बहस करें। संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ में मिल करके किसी विधेयक पर जो चर्चा करें, उसके बाद उसे पारित करें, तो वो संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन सबसे पहले आप देख लें कि संयुक्त अधिवेशन किन किन परिस्थितियों में आता है। तो संयुक्त अधिवेशन आने का पहला जो कारण है वो ये है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए। मतलब मान लो कि लोकसभा में विधेयक पारित हो गया, अब लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा के सदस्यों ने उसको अस्वीकृत कर दिया या उस पर
विचार करने से मना कर दिया तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा विधेयक पर किए गए संशोधन, मतलब मान लो कि किसी सदन में कोई विधेयक पारित हुआ और उसमें कुछ संशोधन किए गए और उन संशोधनों को दूसरा सदन न माने या उन पर असहमत हो जाए, मतलब एक दूसरे के संशोधन करने के बाद जो है सदन एक दूसरे से असहमत हो, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन आता है। इसके अलावा और बताया गया है कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय हो गया हो। मतलब सीधा सा ये है, अगर हम सरल आसान भाषा में कहें, अपनी भाषा में इसको समझें, तो ये है कि मान लो कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया और लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में वो विधेयक लंबित है, लंबित हुए उसको 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, लंबित हुए उसे 6 माह से ज़्यादा हो गए। तो अगर 6 माह से ज़्यादा समय हो गया है तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और ये अनुच्छेद 108 कहता है। तो संयुक्त अधिवेशन, उम्मीद करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन भी आप समझ पाए होंगे। अब बात ये आती है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, चूँकि आप जानते हैं कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो सभापति करता है। सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति करता है। उसके बाद लोकसभा जो है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भाई संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में होंगे, तो यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखेंगे, आप याद रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन में जो भी विधेयक आता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। वो कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 1/2 प्लस में 1। 1/2 प्लस में 1 का मतलब मान लो कि जितनी भी सीटें, जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे या जितने भी सदस्य संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित थे, संसद के जितने भी सदस्य अधिवेशन में उपस्थित थे, तो सबसे पहले उनका आधा, मान लो कि 400 लोग उपस्थित थे राज्यसभा और लोकसभा के मिला करके, तो साधारण बहुमत इसका क्या होगा? साधारण बहुमत इसका होगा कि 400 का आधा 200 हो गया और प्लस में एक व्यक्ति और चाहिए, तो 201 व्यक्तियों पर जो है वो साधारण बहुमत हो जाएगा और साधारण बहुमत के आधार पर ही संयुक्त अधिवेशन के किसी विधेयक को पारित किया जा सकता है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि जो संयुक्त अधिवेशन है, जो अनुच्छेद 108 बात करता है संयुक्त अधिवेशन की, तो संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। मान लो कि कोई विधेयक जो है कोई विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा में आने के जो है तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको धन विधेयक घोषित कर देता है कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी विधेयक को ये कह देता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो धन विधेयक होने की दशा में वो विधेयक लंबित रहे, चाहे जितने दिन तक लंबित रहे, उसको लंबित रहने के बाद भी जो है वो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। वो अलग अलग सदनों से ही पारित होगा, मतलब राज्यसभा से अलग पारित होगा और लोकसभा से अलग पारित होगा। ऐसी कंडीशन में मतलब धन विधेयक और अगर संविधान में संशोधन करना है तो इन दोनों विधेयकों पर राज्यसभा प्लस में लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ा अतिरिक्त चर्चा कर लें, क्योंकि आज की पीडीएफ हमारी यहीं तक थी। थोड़ी अगर हम अतिरिक्त चर्चा करें तो अतिरिक्त चर्चा में यह है कि अभी तक आज़ादी के बाद जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से जो संयुक्त अधिवेशन है वो संयुक्त अधिवेशन सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। अभी तक तीन ही बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक तो 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और उसके बाद जो है 1977 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और इसके बाद 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो 1961 जो था ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 का, इसको पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1977 की अगर हम बात करेंगे तो 1977 का जो था ये बैंकिंग सेवा से संबंधित था। 1977 का जो संयुक्त अधिवेशन था ये बैंक से संबंधित था।
ये बैंक का कोई बैंक से संबंधित कोई विधेयक था, उस पर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अलावा जो 2002 का जो संयुक्त अधिवेशन है, तो 2002 में ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक अधिनियम आया था जिसको आतंकवाद निरोध अधिनियम कहते हैं। आतंकवाद निरोध अधिनियम, इस पर भी जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो अभी तक हमारे भारत में सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज संसद से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी तथ्य थे, वो सब आप देखे हैं और आप समझ पाए होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। और ये हम दावे के साथ कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप देखे हो, इनको देखने के बाद आपके अगर परीक्षा में संसद से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो संसद से संबंधित प्रश्न यहीं से आएगा। इसके अतिरिक्त और इसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। जितनी भी मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो इसमें कवर करा दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाई है, तो प्रश्नोत्तरी जो है अगले दिन होगी, अगली वीडियो में होगी। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करें, लाइक करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।